लेकिन आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। आज महाराष्ट्र के ठाणे में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर काफी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना यह था कि इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी में रखना नियमों के खिलाफ है और इनसे बीमारियां फैल सकती। मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि अगर वो रहते ही इस हाउसिंग सोसाइटी में हैं, तो वो इन बकरों को कहां लेकर जाएं और अपना त्योहार कैसे मनाएं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष हुआ। स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और क्योंकि विरोध के बाद भी मुस्लिम परिवारों ने हाउसिंग सोसाइटी के परिसर से बकरों को नहीं हटाया, इसीलिए हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। देखिए। पुलिस गलत कर रही है। पिछले कुछ सालों में त्योहारों को लेकर हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ने लगा है। अगर हिंदू पक्ष रामनवमी या हनुमान जयंती पर मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालता है तो इस पर मुस्लिम पक्ष विवाद करता है। अगर मुसलमान बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखना चाहते हैं तो इस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जताता है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी था ही नहीं और न ही आगे कभी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम साल 1857 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुने। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों की राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होती थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने का दावा था। वजह तो कई सारी थी, लेकिन यह लास्ट ट्रिगर बना था उस क्रांति का। उस वक्त इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में इसी एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत बकरीद का इंतजार करने लगी। अंग्रेजों का मानना था कि जब बकरीद पर मुसलमान गोवंश की कुर्बानी देंगे तब इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। हिंदू मुसलमानों के दंगे होने से उनका काम आसान हो जाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली बात। इस घटना के बाद हिंदू परिवारों ने इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके मुस्लिम पक्ष का विरोध किया और यह कहा कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखने की इजाजत कभी नहीं देंगे। जबकि मुस्लिम परिवारों का कहना है कि जब वो रहते यहां हैं तो इन बकरों को कहां रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह विवाद पहली बार हो रहा है। 2023 में भी ठाणे जिले के इसी मीरा रोड इलाके में एक व्यक्ति जब 2 बकरों को बकरीद के लिए अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लेकर आया था, तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था और उस वक्त कुछ लोग इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंच गए थे, जहां कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले को फिर से दोहराया था। हाई कोर्ट का कहना यह था कि जानवरों की कुर्बानी उन्हीं निर्धारित स्थानों पर हो सकती है जिन्हें नगर पालिका या नगर निगम ने चिन्हित किया है। अब कानूनी तौर पर यह मामला आईने की तरह साफ दिखता है, जिसमें कोई विवाद होना नहीं चाहिए। अदालत कहती है हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह एक छोटा सा लूप होल भी है जो इस पूरे विवाद की नींव बनता है, उसकी जड़ बनता है। अदालत यह तो कहती है कि हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी इलाकों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत यह नहीं कहती कि इन जानवरों को कुर्बानी से पहले वहां रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। और इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में केवल बकरीद तक इन बकरों को रखना चाहते हैं, लेकिन वो इनकी कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही देंगे
जबकि हिंदू पक्ष इसका विरोध करता है। अगर आप इस मामले को देखेंगे तो यहां भी विवाद यही था कि हिंदू पक्ष को लगता है कि ये बकरे हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए लाए गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष साफ कह रहा है कि वो इन बकरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि बकरीद तक अपने घर पर रखने के लिए लेकर आए हैं, जो एक परंपरा है। अब इतिहास को देखें तो ये बात गलत भी नहीं निकलती। मध्य युग से लेकर अब तक हमारे देश में बकरीद के त्योहार पर घरों में ही बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है, और यही वजह है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी कहां और कैसे दी जाती। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का कल्चर बढ़ गया है, इसीलिए अब इस पर विवाद होने लगा है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संयुक्त छत होती है, जिसके नीचे वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, और ये परिवार अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ के हो सकते हैं। इसीलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून होते हैं, जो सरकारें नहीं बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग या बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है, इसीलिए ऐसे मामलों में सरकारों और अदालतों को दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की। हालांकि इन गाइडलाइंस के बाद भी ये विवाद होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश में लोग कानून से ऊपर धर्म को समझने लगते हैं। ये बात सही है कि पहले जब शहरों में हाउसिंग सोसाइटी का कल्चर नहीं था, तब लोग कुर्बानी के लिए जानवरों को अपने घर पर लाते थे। लेकिन आज जब किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक छत के नीचे अलग अलग धर्म के हजारों लोग रह रहे हैं, तो क्या वहां कुर्बानी के लिए जानवरों को रखना किसी भी रूप में सही हो सकता है? और क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के हिसाब से और कानून के अनुसार इस परंपरा को बदला जाना चाहिए? आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं। यह सवाल शायद अब ईरान भी पूछना चाहता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विश लिस्ट को इतनी बार बदला है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे। आज सीज फायर को लागू हुए 49 दिन पूरे हो चुके हैं, और इन 49 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार यह दावा कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका की डील होने वाली है। 8 बार यह कह चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बुरा होगा। 5 बार यह कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी ही होंगी। 3 बार कह चुके हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सहमत हो गया है, और 3 बार ही यह कहा है कि युद्ध अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब इन अलग अलग बातों में भी सबसे अजीब बात यह है कि जब 24 घंटे पहले से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान की डील फाइनल हो चुकी है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद यह सवाल फिर पूछा जाने लगा कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। कल रात अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिसाइल लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया। 3 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला किसी उकसावे में नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया गया। इसके लिए ईरान में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन रहे मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया, और समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नावों पर भी हमला किया गया। अमेरिकी सेना का यह भी कहना है कि वो युद्ध विराम का सम्मान करती है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इस हमले से भड़के ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने अमेरिका और इजरायल के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है, और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो वो जवाबी हमला करेगा, जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, The straits have to be open. They're going to be open one way or the other.
So we need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं कि उनकी ईरान से शांति समझौते को लेकर शानदार बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता बेहद करीब है, जिसके तहत ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान या किसी तीसरे देश में नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यहां भी इस दावे को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को कूटनीति का पूरा मौका दे रहा है, लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। या तो ईरान के साथ एक अच्छा और ठोस समझौता होगा, वरना अमेरिका के पास ईरान से निपटने के दूसरे रास्ते भी खुले हैं। अब इस धमकी से ईरान भी आग बबूला हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी अंतिम समझौता होना संभव नहीं है, और यह बात अमेरिका को बहुत चुभ रही है। इतनी चुभ रही है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह धमकी दी है कि जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती, तब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यहां शायद एक गलती कर रहा है। अमेरिका ने अब तक न जाने कितनी बार दबाव और धमकियों से ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, और इस बार भी वो अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा ऐसा लगता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील पर इस बार ईरान भारी पड़ता दिख रहा है, और ईरान तब तक समझौते के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि उसे उसमें अपनी जीत नजर न आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब यह बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है, और यह फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है। और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे। पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की यह मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए।
इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। 12 साल पहले आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसके बाद यह तारीख भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे खास तारीख बन गई। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज से 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उस वक्त का दौर शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। उस वक्त देश में यूपीए सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी जनता पार्टी के बाद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसने अपने दम पर लोकसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया था और 282 सीटें जीती थी। इस अविश्वसनीय जीत का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात में भी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाकर आए थे और 2001 से लगातार वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वो दिल्ली में ऐसे जमे कि आज उनकी 12 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार के इन 12 सालों में भारत कितना बदला और कितना आगे बढ़ पाया। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। फ्रांस, इटली, ब्राजील, रूस और कनाडा की अर्थव्यवस्था का आकार हमसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज इसी सूची में 6ठे स्थान पर हम हैं। यह स्थान भी इसी महीने 2 अंक नीचे आया है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 2003-04 में एनडीए की सरकार के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 23,203 रुपए थी। इसके बाद यूपीए के 10 साल के शासन में यही आय 79,118 पर पहुंची, लेकिन मोदी सरकार के 12 सालों में यह आय बढ़कर 2,19,000 रुपए हो गई और इसमें 178% की वृद्धि हुई। हालांकि यहां यह बहस भी होती है कि किस सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ी। तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 709 बिलियन डॉलर से 2.04 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी, जिसमें 187.7% की वृद्धि हुई थी। लेकिन मोदी सरकार में यह अर्थव्यवस्था डबल होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की हुई और इसमें 103% की वृद्धि हुई। यानी यहां वृद्धि यूपीए सरकार से कम है। लेकिन मोदी सरकार में कोविड जैसा संकट आया और अब ईरान युद्ध से ऐसा प्रभाव हुआ जो पहले की सरकारों में नहीं रहा था। 2014 से पहले भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 13.9% योगदान था, इंडस्ट्री का 26.1% योगदान और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा 59.9% योगदान। 4 मई को जब ममता बनर्जी की सरकार गिर गई तो पश्चिम बंगाल में रह रहे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लग गया था कि अब उनका दाना पानी बंद होने वाला है। 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब और क्लियर हो गया कि अब तो पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की रवानगी तय है। पिछले 24 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं उसका असर बांग्लादेश की सीमा पर दिखने लगा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि घुसपैठ से देश में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी और गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी शामिल होंगे। मतलब यह है कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को कह दिया है कि या तो खुद चले जाओ वरना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर भगाया जाएगा। सीए এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते वो अवैध घुसपैठिए हैं। उन्हें राज्य पुलिस द्वारा सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। গ্রেফতার করবে, हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ बीडीआर से बात करके उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी। বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को बोल दिया गया है। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারি কে বলে দেওয়া হলো। सच ये है कि अवैध घुसपैठ केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन इस समस्या की संवेदनशील नब्ज भारत से लगती बांग्लादेश की सीमा है। भारत और बांग्लादेश में करीब 4096 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आगे जुड़ती है। इसमें भी अकेले पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। जब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की बात होती है तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी सीमा इसी राज्य की है। साल 2004 में यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2001 तक देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी थे और इसमें भी करीब 57 लाख पश्चिम बंगाल में, 50 लाख असम में रह रहे थे। हालांकि तब इन आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया था और बाद में इसे सुनी सुनाई बातों पर दिए गए आंकड़े कहा गया। लेकिन इसके बाद 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। और चिंताजनक बात यह है कि देश में ज्यादातर घुसपैठ बांग्लादेश के रास्ते हो रही है और इसमें भी पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे आगे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 2017 से 2021 के बीच गिरफ्तार किए घुसपैठियों पर एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले 84% घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किए गए थे। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना का नाम सबसे ऊपर था और ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं। अब आप खुद सोचिए कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर सख्ती क्यों दिखा रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को खोजने और इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस कदम के बाद से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ सी मची हुई है। बांग्लादेश से लगती सीमा पर इस वक्त कई अवैध घुसपैठिए बेचैन नजर आ रहे हैं। जल्दी भागो सुरेंद्र, जो करना है सरकार करे। संदेश साफ है, या तो खुद चले जाओ, नहीं तो सरकार पकड़ेगी और फिर अपने तरीके से भेजेगी। यानी दोनों ही स्थितियों में अवैध घुसपैठियों को भारत में न 1 इंच जमीन मिलेगी और न ही एक भी पैसा कमाने का मौका। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनमें वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से चोरी छिपे या यूं कहें कि ममता सरकार की अनदेखी की वजह से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे। इन बांग्लादेशियों ने शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है, जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से रहने वालों को सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी। इस बयान के बाद से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जुटने लगी है। ये सारे अपने देश लौटना चाहते हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि अब उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 4-5 सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे।
पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी। ये बताइए कि आप कब आए थे भारत? 3 मार्च 3 मार्च है। अच्छा, कहाँ से आए थे? अकेले आए थे? ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से। और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बाकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024। 5 বছর আগে দমদম রাজমিস্ত্রির কাজ না, এখানকার সরকার রাখবে না, ফিরে যাচ্ছি খুলনা জেলা বেনাপোল। এই দমদম ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম।